Hello students and welcome to Apala Online Pathshala. Here we are going to start our next part of SST, which is History, People and Society in Ancient Period. As we all know that our history are divided into three parts, which are ancient, medieval and modern. So in this part we are going to discuss about ancient period. We are going to start our first chapter, which is how, when and where. History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in past and how things have changed. हिस्ट्री है ये देखना कि टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटी में फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये पास्ट में कैसे थे और अब इनमें क्या चेंजेस आए हैं. सबसे पहले ग्रीक्स ने ये रियलाइज़ किया था कि हम किसी चीज़ को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम खुद उसे देख ना लें या उसके बारे में इंक्वायर ना कर लें. ग्रीक्स वो थे जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट की थी. हेरोडोटस हु रोट अबाउट द वॉर्स, हेरोडोटस ने युद्ध के बारे में लिखा था जो कि ग्रीक और पर्शियन के बीच में हुआ था और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है. सो नेक्स्ट, बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस, कि जब तक हमारे पास उस चीज़ को लेकर के कोई सबूत ना हो तब तक हम उसे हिस्ट्री नहीं मान सकते. दैट वी मस्ट हैव एनी एविडेंस या कुछ ऐसा जिसने उसे देखा हो. हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट वन स्टोरी. हिस्ट्री कोई एक स्टोरी नहीं है बल्कि हिस्ट्री बहुत सारी स्टोरीज़ का मिक्सचर है. जो हम चाहे कुछ भी देखें, थर्ड वन इज़ हम चाहे कुछ भी देखें हिस्ट्री में, एवरीथिंग मस्ट बी लुक्ड. हमें उसे एकदम क्रिटिकल वे में देखना चाहिए, मतलब उसके पूरे तह तक जाना चाहिए, उसके अच्छे से इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके एरर्स देखने चाहिए. अगर उसमें कोई एरर हो तो उसे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए और ये नहीं जानना चाहिए कि क्या हुआ, बल्कि क्या हुआ और क्यों हुआ, ये दोनों ही बातें जानने की कोशिश करनी चाहिए. द वर्ड हिस्ट्री हैज़ मैनी मीनिंग्स. हिस्ट्री के बहुत सारे मतलब हैं. पास्ट में क्या क्या हुआ, होने की जो सीक्वेंस थी वो क्या थी, उनको कैसे स्टडी किया जा सकता है, जो भी हुआ, वॉर हुआ तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ थे, क्यों हुआ था कारण, और उसके रिज़ल्ट क्या रहा, वो ये सब हिस्ट्री में आता है और इसे हमें अच्छे से संभाल के और याद रखना चाहिए हमारे पास्ट के बारे में, स्पेशली इन रिटन फॉर्म. फॉर एविडेंस, हिस्ट्री सबूतों के लिए हिस्टोरियंस रिटन अकाउंट यूज़ करते हैं, आर्टिफैक्ट्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक वेपन्स, टूल्स, ऑरल एंड स्पोकन अकाउंट्स. टू रिमेंबर समथिंग, पीपल राइट इट डाउन. कुछ याद रखने के लिए, इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए, हिस्ट्री को याद रखने के लिए लोग उन्हें लिखते हैं ताकि वो उनके माइंड में रह सके, वो उन्हें याद रह सके. दिस इज़ बिकॉज इवेंट इवन मोर इम्पॉर्टेंट वंस. क्योंकि जो इवेंट्स हैं या फिर उससे भी ज़रूरी बातें हैं वो सारी हमारे ह्यूमन माइंड से बहुत जल्दी डिसअपियर हो सकती है. लेकिन अगर हमें पास्ट के बारे में याद रखना है तो हमें कोई और वे ढूंढना पड़ेगा जिससे हम उसको ईज़िली प्रिजर्व कर सकें. आवर लाइफ्स टुडे सीम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट बट द थिंग्स आर नॉट चेंज्ड. कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है पास्ट से आज तक, लेकिन कुछ ऐसी है जो अभी भी सेम है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक गेम्स लाइक चेस एंड रेसलिंग. ये ऐसे दो गेम्स हैं जो कि आज से कई सौ साल पहले भी खेले जाते थे और आज भी खेले जाते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है? हिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें पास्ट की बहुत सारे विजडम वाली बातें बताती है या ऐसे इवेंट से जोड़ती है
और हमारे एंसेस्टर्स के कैसे एक्सपीरियंस रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया था, वो सब बताती है। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर, कि आग का आविष्कार कैसे हुआ था और उसके पीछे क्या इंसिडेंट था। अब आप सबको पता है कि आग के पीछे क्या इंसिडेंट था। 2 पत्थरों को रगड़ा गया था और उससे चिंगारी निकली थी जिससे आग का आविष्कार हुआ था। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द एविल्स, ये हमें उन एविल्स के बारे में भी बताता है जो कि हमारी सोसाइटी में पहले चलते थे। फॉर एग्जाम्पल स्लेवरी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हंगर, पॉवर्टी, डिजीज़, इलिटरेसी, इम्पेरियलिज्म एसेट्रा। और इन सब को ख़त्म करने के लिए क्या क्या तरीके या क्या क्या उपाय सोचे गए थे। इट इनेबल्स अस टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, ये हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम सबके लैंग्वेजेस में चेंज है, आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम कोई और करते हैं। रिलीजन्स, कल्चर, इन सभी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें म्यूचुअल टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर भी हिस्ट्री सिखाती है। इट जनरेट अ फीलिंग दैट द होल ह्यूमन रेस इज़ वन फैमिली, ये हमें एक फीलिंग और सिखाती है कि ये जितने भी यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे एक फैमिली हैं और उन सब में भाईचारा होना चाहिए। Our next topic is British Raj in Indian history. There was a time when history was seen as an account of battle and big events. ऐसा एक टाइम था जब हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ बैटल्स और बड़े बड़े इवेंट्स के लिए जाना जाता था। मतलब हिस्ट्री में सिर्फ यही सब कुछ लिखा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो राइटर्स थे वो पूरी तरीके से रूलर्स पर डिपेंडेंट थे फ्रॉम द इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू। बट उनको उस टाइम पे सिर्फ उन रूलर्स ने जो अचीव किया वही लिखने की परमिशन थी। बट जैसे जैसे रीडरशिप बढ़ी, पढ़ने वाले लोग बढ़े, बुक्स प्रिंट मार्केट बढ़ा, वैसे वैसे जो अर्निंग थी ऑथर्स की वो बढ़ी और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए। और उसके बाद उन्होंने कॉमन पीपल पर भी लिखना स्टार्ट किया, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी का, वो सब लिखना स्टार्ट किया। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में लिखा। उनमें से एक थे जेम्स मील। जेम्स मील ने 1817, जेम्स मील एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने 1817 में एक 3 वॉल्यूम बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ हिंदू, सेकेंड वन इज़ मुस्लिम एंड थर्ड इज़ ब्रिटिश। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज़ अ मोन्यूमेंटल वर्क इन विच, जो हिस्ट्री थी ब्रिटिश इंडिया की, जो ये बुक थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही मतलब अच्छा काम किया हुआ था। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंडियन हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया हुआ था, जिसमें जेम्स मील ने इंडियन हिस्ट्री, कैरेक्टर, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट, लॉज ऑफ इंडिया और इन सब का इंडियन क्लाइमेट पे क्या असर हो रहा था, वो सब कुछ, क्या इफ़ेक्ट हो रहा था, वो सब कुछ इस बुक में एक्सप्लेन किया था। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मील ने इस बुक में ये सब बता रखा था कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा किया था धीरे धीरे करके, वो कैसे अपनी मोनोपोली लेके आई थी कॉमर्शियल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यापार करने के लिए वो इंडिया में आई थी, लेकिन एक टाइम पे वो पॉलिटिकल बॉडी बन गई थी। पॉलिटिकल बॉडी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, वो इंडियंस पर राज करने लग गए थे। Another important feature of this book is that he has not painted memorable portrait of Robert Clive, Warren Hastings and the other leading player in the history of British India। और सबसे important feature जो इस बुक का था वो ये था कि उन्होंने, मील ने अपनी बुक में रॉबर्ट क्लाइव, वैरन हेस्टिंग और बाकी जो लीडिंग प्लेयर्स थे उनके बारे में बिल्कुल भी उनकी कोई पोर्ट्रेट नहीं लगाई थी या उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला था, ना ही उनके फेमस बैटल्स, मीन्स उनकी अच्छी बातें इस बुक में कहीं भी मेंशन नहीं थी। वो उन स्लेवरी उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं थी।
डिस्पाइट द फैक्ट दैट मील हैड नेवर बीन टू इंडिया, मील कभी भी इंडिया में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक में जो इंडिया के बारे में लिखा वो बहुत ही शानदार था। सिस्टम ऑफ गवर्निंग द कंट्री कैसे चल रही थी, लेकिन बाद में उनका ऑफिशियल कनेक्शन हो गया था इंडिया के साथ। लेकिन इस बुक में एक और मेजर थिंग थी, वो ये थी, बट इज कॉन्सेप्शन दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन दैट ऑफ यूरोपियन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। लेकिन उनको एक कॉन्सेप्शन था कि जितनी भी एशियन सोसाइटी है वो सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपियन से नीचे है, और ये बात इंडियंस को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। मैपिंग इंडिया, जेम्स रेनल जो कि फादर ऑफ ज्योग्राफी बोले जाते हैं, उन्हें इंडिया का मैप बनाने के लिए, हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा। जेम्स रेनल जो कि एक्सपर्ट थे मैराइन सर्वे के एंड हाइड्रोग्राफी, जो हाइड्रो मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड वाटर मीन्स मैराइन, या समुद्र के नक्शे बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। लेकिन अब उन्हें बोला जा रहा था कि वो लैंड सर्वे करें, मीन्स एक जगह का नक्शा बनाए। हाउ वाज ही गो अबाउट इट, वो ये कैसे कर पाएंगे? फॉर्चुनेटली फॉर हिम अबुल फजल एन अकबरी हैड जस्ट बीन ट्रांसलेटेड। इसके लिए अबुल फजल की एन अकबरी को ट्रांसलेट किया गया। इसमें अकबर के रीजन की, जहाँ पे अकबर ने राज किया था, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था उसके एम्पायर का, और वहाँ पर जितनी भी रेवेन्यू यूनिट्स मींस टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसके पूरे अकबर के एम्पायर को जिन यूनिट्स में बांटा गया था, जैसे सूबास, सरकार्स, परगनास, चकलास, इन सब के बारे में उसमें उनका सारा डिस्क्रिप्शन था। लेकिन जो ये बाउंड्रीज थी, ये पूरी तरीके से इनमें जोग्राफिकल फीचर्स का डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, ये पूरी तरीके से मैप तैयार नहीं था। जो वो मैप तैयार हुए थे, जो अकबर के रीजन के मैप थे, वो एकदम रफली एस्टिमेटेड थे, कोई भी उनमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं लिया गया था, और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं मैप मेकिंग के, वो उस टाइम पे मैप बनाने के लिए यूज़ नहीं किए गए थे। रेनल आप को मैंने अभी बताया, जेम्स रेनल जिनको इंडिया का मैप बनाने के लिए कहा गया, उन्होंने इन्हीं सारे ज्योग्राफिकल डाटा को लिया और ब्रिटिश आर्मी कॉलम से और शुरू किया इंडिया का मैप बनाना। इन 1765 उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को, जैसे मुगल के प्रोविंसेस सूबास बंटे हुए थे वैसे बांटा। 6 ईयर आफ्टर इज रिटायरमेंट, जब उनको कंपनी सर्विस के से 6 साल बाद, जब उनका मतलब रिटायरमेंट के 6 साल बाद, उन्होंने एक करेक्ट मैप तैयार किया इंडिया का 1783 में। उन्होंने इस मैप का नाम दिया हिंदुस्तान और द मुगल एम्पायर। Other sources of the history of modern India. There are a number of other historical sources which give us a clear picture of this period. First one is archaeological sources. Archaeological sources include inscription, इसमें है inscription, buildings, monuments, coins. ब्रिटिश, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, डच ऑल हैड बिल्ट, इन सब ने बहुत सारे फोर्ट्स, पैलेसेस, रेजिडेंशियल, ऑफिशियल, पब्लिक बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, एजुकेशनल बिल्डिंग बनवाए थे। इनके एग्जाम्पल्स हैं विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। ये सब वो बिल्डिंग्स हैं जो कि इस टाइम पे बन के तैयार हुई थी, ब्रिटिशर्स ने इन्हें बनाई थी। दिस इज़ द विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। न्यू टाउन्स एंड सिटीज़, मैनी न्यू टाउन्स एंड सिटीज़। जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे इंडिया पे, तब बहुत सारे नए टाउन सिटीज़ बन के तैयार हुए थे। इस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी शिमला। 1819 में ब्रिटिशर्स ने शिमला को डिस्कवर किया था आफ्टर द गुरखा वॉर। You can see here is Bombay, Elphinstone Circle. By the later half of the 19th century, 1864, जब 19th century
इसके हाफ में मीन्स इन 1864 शिमला ब्रिटिशर्स ने शिमला को अपनी समर कैपिटल बना लिया था, क्योंकि सोल्जर्स, मर्चेंट और सिविल सर्वेंट्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी समर में, तब वो इंडो गंगेटिक प्लेन से यहाँ पर रहने चले आते थे। दिस इज़ द सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस शिमला का, जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। नेक्स्ट इज़ द कालका शिमला रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड इन 1906 में कालका शिमला रेलवे लाइन बनाई थी, ताकि शिमला में लोग आसानी से जा सके ब्रिटिशर्स, और उसको पॉपुलैरिटी भी मिले। प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रक्चर्स सच एज द वाइसरेगल लॉज, ऑकलैंड, गॉर्टन कैसल, पीटरहॉफ, गाइटी थिएटर, ये सारे ब्रिटिश रूल, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तब की याद दिलाते हैं। नेक्स्ट, शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। शिमला का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये बना था 1851 में। नगर निगम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नगर निगम शिमला। सो नेक्स्ट इज कॉइन्स। कॉइन्स भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कॉइन्स प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस रूलर्स, राजाओं के बारे में, और ये हमें वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि जिस टाइम का वो कॉइन है उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की कैसी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के कॉइन्स मिंट करने स्टार्ट किए थे 17th सेंचुरी में। 1717 में ब्रिटिश को ये राइट मिल गया था कि वो अपने रुपए पर मुग़ल एम्परर के नाम को हटा करके अपना नाम, ब्रिटिशर्स का नाम लगवा सकते थे। नेक्स्ट आर, यू कैन सी हियर आर द कॉइन्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेस एंड न्यूज़पेपर। देयर वर 62 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स इन बॉम्बे। बॉम्बे में 62 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे, और 60 NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में थे। आउथ एंड सेंट्रल प्रोविंसेस 28 बंगाल में थे, 19 मद्रास में थे, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे उस पीरियड के। फर्स्ट था टाइम्स ऑफ इंडिया, 1861 में स्टार्ट हुआ था। पायनर 1865 में, ट्रिब्यून 1877 में लाहौर में स्टार्ट हुआ था। द बंगाली 1862 में स्टार्ट हुआ था, जिसे स्टार्ट किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। अमृता बाजार पत्रिका स्टार्ट हुआ था 1868 में, जिसे स्टार्ट किया था शिशिर कुमार घोष ने। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ द फोटो ऑफ बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट किया था केसरी, और इसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी कि उनके अंदर पैट्रियोटिज्म, फियरलेस और सेक्रीफाइस की फीलिंग आए। सो हेज द इंडियन प्रेस रिफ्लेक्टेड द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द टाइम। जो इंडियन प्रेस थी, जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, उसमें लोगों की ओपिनियन रखी जाती थी। वो चाहते थे कि लोग पढ़े लिखें, उनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आए, उन्हें पता चले कि उनके इंडिया में पॉलिटिकली क्या हो रहा है, और वो ये चाहते थे कि इंडियंस अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। हमें हिस्ट्री के बारे में रिकॉर्ड से भी पता लगता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड रखती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लान बनाते हैं, कोई नई पॉलिसी बनाते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, या कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको लिखा जाना चाहिए। और अगर लिखा जाना चाहिए तो लिखने के बाद उसको अच्छे से स्टडी भी किया जा सकता है और उस पर डिबेट भी की जा सकती है। ये सारे के सारे मानने के बाद उन्होंने नई नई रिपोर्ट्स, मेमोज, नोटिंग्स बनानी स्टार्ट की। ब्रिटिशर्स को ये भी लगता था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नए नए रिकॉर्ड्स रूम बनाए, जैसे कि तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, लॉ कोर्ट्स। इन सारे इंस्टीट्यूशंस के अलावा आर्चीव्स और म्यूज़ियम्स भी तैयार किए गए, ताकि इन रिकॉर्ड्स को अच्छे से संभाल के रखा जा सके।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट आर सर्वेज करवाना कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। वो ये मानते थे कि किसी भी कंट्री पे अगर राज करना है तो उससे पहले उस कंट्री को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे होने स्टार्ट हो गए थे। इसमें पूरी कंट्री का एक मैप तैयार करवाया गया और हर एक विलेज का सर्वे किया गया। द एफर्ट कोशिश ये की गई कि जाना जाए कि वहाँ पर टोपोग्राफी कैसी है, सोइल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा फोना कैसे हैं, वहाँ पर पहले क्या लोकल हिस्ट्री थी, क्रॉपिंग पैटर्न फसल उगाने का तरीका कैसा है, ये सारे फैक्ट्स जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। 19th सेंचुरी के एंड तक सेंसस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए गए जो कि हर 10 साल में होते थे। इसमें डिटेल तैयार होती थी कि कितने लोग हैं हर प्रोविंसेस में, कौन सी कास्ट के हैं, कौन से रिलीजन के हैं और क्या उनका ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वेज भी किए गए। प्रिंट एज सोर्स, as you can see there are some pictures which are captured in the history. So there are two pictures. These pictures are of after the 1857 rebellion. So here we are going to end this video. Hope you have understand the chapter.